नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीन रेगुलेशन। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, मॉड्यूल से भी पढ़ना है। अच्छा, इस टॉपिक में जितने भी डायग्राम हैं आप बना के भी रखें। जीन रेगुलेशन होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल इससे एक नए क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन रेगुलेशन का मतलब होता है ज़रूरत के हिसाब से जीन को काम करना। मतलब ज़रूरत है तो जीन अपना एक्सप्रेशन दिखाएगी, अपना प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। अगर उसे ज़रूरत नहीं है तो अपना एक्सप्रेशन बंद कर देगी, प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना बंद कर देती है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये कोई जीन है, इस जीन ने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से mRNA बना, फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ और अल्टीमेटली बना प्रोटीन। जीन से प्रोटीन बन रहा है, यही प्रोटीन एक तरह का प्रोडक्ट है। अगर जीन प्रॉपर प्रोटीन बना रही है तो इसे कहा जाता है उसका एक्सप्रेशन। मतलब जीन प्रॉपर एक्सप्रेस हो रही है, प्रॉपर प्रोटीन बन रहा है, इससे प्रॉपर प्रोडक्ट बन रहा है। अगर कोई जीन एक्सप्रेस हो रही है तो ऐसी कंडीशन में इस जीन को ऑन कहा जाता है। कहीं पे लिखा जाए जीन ऑन है मतलब आरएनए प्रोटीन बना रही है, एक्सप्रेस हो रही है। बायोलॉजी में स्पेशली हम जेनेटिक्स में देखें तो एक्सप्रेशन वर्ड बहुत बार बोला जाता है। एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन बनना, प्रोडक्ट बनना। ये प्रॉपर प्रोटीन बनाए, प्रोडक्ट बनाए, तो उसी को हम कहते हैं इसका एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जीन को हम ऑन कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए फिर से ये जीन है। अब यहाँ पर इस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, ये सेम जीन है। अब इस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, तो अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि जब आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन कैसे बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसलेशन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन हुआ ही नहीं, नो एक्सप्रेशन एट ऑल, कोई एक्सप्रेशन हुआ ही नहीं। तो इस कंडीशन में इस जीन को कहेंगे ऑफ। जीन के दो फॉर्म है, एक फॉर्म तो होता है ऑन, एक फॉर्म होता है ऑफ। अगर वो एक्सप्रेस हो रही है तो उसको कहेंगे ऑन, और एक्सप्रेस नहीं हो रही तो ऑफ। अच्छा, बात आती है इसको ऑफ क्यों किया जाता है। ऑफ इसलिए करना पड़ता है ताकि इससे एनर्जी सेव हो सके। सपोज करिए इस प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है तो उसको बना रखा है। अगर इस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसको बनाया जाए, ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी इसको बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि इसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। हमने सीखा भी था एक अमाइनो एसिड को ऐड करने में 1 ATP 2 GTP का खर्चा होता है। तो यहाँ प्रोटीन बनाने में एनर्जी खर्च होगी, साथ ही साथ आरएनए बनेगा, उसमें भी तो एनर्जी लगेगी। तो कहीं ना कहीं जब प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है तो सेल अपनी एनर्जी बचाने के लिए इसको ऑफ कर देता है। ऑफ करने से फ़ायदा ये है कि प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल अपनी एनर्जी सेव कर लेगी। तो ज़रूरत के हिसाब से जीन को ऑन करना, ज़रूरत नहीं तो इसको ऑफ करना, तो ये जो ऑन ऑफ करना होता है इसी को कहा जाता है जीन रेगुलेशन। ये रेगुलेशन अपनी डेली लाइफ में भी होता है। जैसे ऐसे समझिएगा, मान लीजिए घर पर कोई फैन है, अगर हमें उस फैन की ज़रूरत है, गर्मी में पड़ती है, अगर हमें उस फैन की ज़रूरत है तो हम इसका स्विच ऑन करके रखते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें बाहर जाना है, घर पे कोई नहीं है, तो हम उस फैन को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। फैन को ऑफ क्यों कर देते हैं, ताकि एनर्जी सेव हो पाए, बिजली सेव हो पाए। तो एनर्जी को सेव करने के लिए हम ज़रूरत के हिसाब से ऑन ऑफ करते हैं, यही रेगुलेशन कहलाता है। तो सेल भी तो समझदार है, सेल को भी चाहिए कि ज़रूरत के हिसाब से काम किया जाए, और ज़रूरत के हिसाब से काम करना यही रेगुलेशन कहलाता है। आगे मैं कभी ऐसे बोलूं कि ये जीन ऑन है, समझ जाओगे, मतलब वो एक्सप्रेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा है। मैं कहूं जीन ऑफ है, समझ जाओगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसको ऑफ कहा जाएगा। और ये ऑन ऑफ करना यही कहलाता है रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन का मतलब होता है कि ज़रूरत के हिसाब से काम करना। ज़रूरत के हिसाब से मतलब होता है कि अगर किसी जीन से आरएनए बनाना है, प्रोटीन बनाना है, मतलब उस प्रोटीन की ज़रूरत है, तो उस टाइम उस जीन को ऑन कर देते हैं। और प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो उस जीन का बनना ऑफ कर देते हैं। यानी ज़रूरत है तो ऑन करो, ज़रूरत नहीं तो उस जीन को ऑफ कर दो। और ये ऑन ऑफ करना यही जीन रेगुलेशन कहलाता है। इस जीन में कुछ स्पेशल टाइप की जीन्स होती है जो जीन रेगुलेशन में काम आती है। इनमें सबसे पहले नंबर पे जो जीन हम समझ रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का ही एक नाम और होता है हाउस कीपिंग जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन उस जीन को कहा जाता है जो जीन सेल में हमेशा काम करती रहती है, मतलब जो कभी ऑफ नहीं होती, जो जीन हमेशा ऑन रहती है, उसी जीन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो दिस जीन्स आर ऑलवेज रिमेन एक्टिव। जो जीन हमेशा एक्टिव रहती है, ऑलवेज ऑन रहती है, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। अच्छा, ये अगर हमेशा ऑन है, हमेशा ऑन होती है, तो इसको कभी ऑफ करना नहीं होता है।
तो इसमें रेगुलेशन जैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये तो हमेशा ऑन है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, जैसे ये जीन है, इस जीन से mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना। अच्छा, प्रोटीन बना रही है, मतलब ये जीन यहां पर ऑन है। अब खास बात, इस प्रोटीन की जरूरत हमें हमेशा है, मतलब ये प्रोटीन सेल को हमेशा चाहिए, कुछ ना कुछ काम में हमेशा बनता रहना चाहिए, और हमेशा बनता रहना चाहिए मतलब ये जीन ऑलवेज ऑन होनी चाहिए। ये जीन कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑफ हो गई, ये ऑफ हो गई तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर ये प्रोटीन नहीं बना तो इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हम भी परमानेंटली ऑफ हो जाएंगे, मतलब अपनी भी डेथ हो जाएगी। तो अपनी सेल को सर्वाइव करने के लिए कुछ जीन, सभी नहीं, कुछ जीन ऐसी होती है जिनका ऑलवेज ऑन होना बहुत जरूरी है, और जो जीन हमेशा ऑन रहती है, ऑलवेज ऑन रहती है, इन्हीं ऑलवेज ऑन रहने वाले जीन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और इनको ऑलवेज ऑन क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनका प्रोटीन सेल को हमेशा जरूरत पड़ती है। इसको ऑन रखने का पर्पस ये है क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मतलब प्रोटीन, कि इनका जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट नीडेड फॉर सेल्यूलर एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी के लिए इनका प्रोटीन हमेशा चाहिए। अच्छा, इसे कभी ऑफ करना नहीं है, इसको हमेशा ऑन ही रखना है, ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। और जब ऑफ करने की जरूरत नहीं है तो इसका रेगुलेशन करना ही नहीं है। रेगुलेशन तो कब करना होता है? जब ऑन ऑफ करना हो, लेकिन ये तो परमानेंटली ऑन है, तो इसमें रेगुलेशन की नीड नहीं होती है। फॉर दिस जीन नो नीड्स ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन की नीड है ही नहीं, कोई रेगुलेशन करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ऑन है, तो इनका रेगुलेशन बच्चों हम करते भी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे हम बात करें जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो इससे एनर्जी मिलती है, अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज को तोड़ने का पर्पस है एनर्जी मिलना। अब आप जानते हो हमारे अंदर एनर्जी हमेशा चाहिए, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम नींद निकालें, एनर्जी तो हमेशा चाहिए। और एनर्जी हमेशा चाहिए तो इसको तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने की जो जीन्स होती है वो हमेशा ऑन होनी चाहिए। हमेशा ऑन होगी तभी हमें हमेशा एनर्जी मिलती रहेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम की जो जीन्स होती है वो हमेशा यहाँ पर ऑन ही रहती है, मतलब वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन मतलब हाउसकीपिंग जीन, और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स की जो जीन होती है। इसमें क्या क्या याद रखना है? ये जीन हमेशा ऑन रहती है, इसका प्रोटीन हमें हमेशा चाहिए, कभी ऑफ करना नहीं है, रेगुलेशन करना नहीं है। बात समझ में? नेक्स्ट नंबर पे जो जीन आती है और वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को एक नाम और दिया जाता है स्मार्ट जीन। स्मार्ट जीन का मतलब होता है कि इनकी वर्किंग स्मार्ट तरीके से होती है। लग्जरी जीन मतलब इनकी वर्किंग लग्जरी होती है, इसलिए इनको लग्जरी जीन भी कहा जाता है। बात आती है पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं किसको है? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन उसको कहते हैं जो जीन हमेशा एक्टिव नहीं होती है, मतलब जिसमें ऑन ऑफ होता रहता है, जरूरत है तो ऑन, जरूरत नहीं तो ऑफ। तो जिनमें ऑन ऑफ होता रहता है उन्हीं जीन को नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहा जाता है। यहां बच्चों इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इस प्रोटीन की जरूरत है, तो बताओ जीन कैसी है? ऑन है, जीन को ऑन कर रखा है। अब ये प्रोटीन बनता गया, मान लीजिए इसकी अमाउंट ज्यादा हो गई, इस प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा हो गई, तो अब इस प्रोटीन को बनने से रोकना पड़ेगा, और इस प्रोटीन को बनने से रोकने के लिए अब इस जीन को ऑफ कर देंगे। मतलब ऑफ कर देंगे यानी आरएनए नहीं बनाएंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो आरएनए प्रोटीन बनना बंद कर देंगे यानी ऑफ हो जाएगी। तो मुझे बताओ, जब जरूरत है तो ऑन है, जरूरत नहीं तो ऑफ है। तो जरूरत नहीं है तो ऑफ कर देंगे, जरूरत हुई तो ऑन कर देंगे। तो इनका ऑन ऑफ होता रहता है, और ये ऑन ऑफ करना यही तो एक तरह का क्या कहलाता है? रेगुलेशन। तो ये जीन जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ रहती है, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव तो किसको कहते हैं? जो हमेशा ऑन रहती है, लेकिन ये जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ होती रहती है, तो इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। इन्हीं को दूसरा नाम दिया गया स्मार्ट या लग्जरी जीन, क्योंकि इनकी वर्किंग स्मार्ट है। ये स्मार्ट तरीके से काम करती है कि जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ होती रहती है, स्मार्ट तरीके से वर्किंग है, इसलिए इनको हम कहते हैं स्मार्ट या लग्जरी जीन। अच्छा, इसका प्रोटीन हमेशा नहीं मिलता, यानी इस जीन की एक खास बात होती है कि इसका प्रोटीन सेल की एक्टिविटी के लिए हमेशा नहीं चाहिए, और हमेशा नहीं चाहिए इसलिए तो ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो इस तरह के जीन में रेगुलेशन करना पड़ेगा, मतलब जरूरत के हिसाब से ऑन करना पड़ेगा, जरूरत नहीं तो ऑफ करना पड़ेगा, इनमें रेगुलेशन करना पड़ता है। ये जीन अब यहां पर 2 टाइप्स की होती है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें एक होती है इंड्यूसिबल टाइप और एक होती है रिप्रेसिबल टाइप। इंड्यूसिबल का मतलब ये होता है ये जनरली ऑफ रहती है। जनरली कैसी है? ऑफ, मतलब प्रोटीन नहीं बनाती, लेकिन जरूरत पड़ने पे ऑन करना पड़ेगा, तो जरूरत होने पर ये ऑन हो जाती है। तो इसको ऑन करने के लिए इंड्यूस किया जाता है।
ऑन करने के लिए इंड्यूस किया जाता है, इसलिए इसको इंड्यूसिबल कहा जाता है। यानी इसको इंड्यूस करते हैं, ऑन कराते हैं, इसलिए इसको इंड्यूसिबल कहते हैं। अच्छा, रिप्रेसिबल में उल्टा हो जाएगा। यहां ये जनरली ऑन रहेगी, जनरली ऑन मतलब जनरली प्रोटीन बनाती रहेगी, लेकिन जरूरत नहीं होगी तो उस टाइम इसको ऑफ कर लेंगे। तो जरूरत नहीं होगी तो इसको ऑफ कर लेंगे। ऑफ कर रहे हैं मतलब एक तरह से रिप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसको रिप्रेसिबल कहा जाता है। इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल, डिफरेंस समझ में आ रहा है? इंड्यूसिबल उसको कहते हैं जिसमें ऑफ से ऑन करते हैं, और रिप्रेसिबल में ऑन से ऑफ करते हैं। यह बात आप ध्यान भी रखिएगा। आगे मैं आपसे कहूं कि ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है, तो कैसे पहचानोगे? जनरली देखना, ऑफ से ऑन करना है तो वो इंड्यूसिबल टाइप का होगा, इंड्यूस करेंगे, और उल्टा करना हो, ऑन से ऑफ करना है तो रिप्रेसिबल। आगे बच्चों हम दो तरह के ऑपेरॉन समझेंगे। इनमें से एक ऑपेरॉन जो हम समझेंगे वो होगा लेक ऑपेरॉन। पहला ऑपेरॉन जो हम सीखने जा रहे हैं लेक ऑपेरॉन, वो इंड्यूसिबल टाइप का होगा। और इसी तरह से अगला ऑपेरॉन हम समझेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, और जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन हम समझेंगे वो रिप्रेसिबल होगा। यानी लेक ऑपेरॉन इंड्यूसिबल टाइप का होता है और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन रिप्रेसिबल टाइप का होता है। तो दो तरह के ऑपेरॉन चलते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना, इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अगर मैं आगे कभी ऐसे कहूं कि ये जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, समझ जाओगे? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन मतलब हमेशा ऑन है। मैं कहूं ये जीन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है मतलब हमेशा ऑन नहीं है, इनका ऑन ऑफ होता रहता है, इनका रेगुलेशन करना पड़ता है। बात समझ में आई? तो ये जो जीन है, ये दोनों तरह की जीन आप अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, जीन रेगुलेशन सबसे पहले हम समझेंगे प्रोकैरियोट्स में, और फिर बाद में हम यूकैरियोट में। यूकैरियोट में तो हम इतना डिटेल में नहीं समझते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में इसको बहुत डिटेल में आपको समझाया जाता है। तो प्रोकैरियोट में इसको बहुत ध्यान से हम समझना है। पहले हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे, बाद में इसमें यूकैरियोट की बातें करेंगे, लेकिन मेन हमें प्रोकैरियोट में ही समझना है। आपकी एनसीईआरटी में भी इसको प्रोकैरियोट लेवल पे ही सिखाया गया है। अच्छा, ऑपेरॉन में जितनी बातें समझा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सबको अच्छे से याद भी रखना है। जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन की सबसे प्रीडोमिनेंट साइट, प्रीडोमिनेंट मतलब मेन साइट जीन रेगुलेशन की होती है एट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन लेवल यही जीन रेगुलेशन की सबसे मेन साइट है। जैसे बच्चों आप इसको ऐसे समझिएगा, यहां पर ये जीन है, इस जीन से एमआरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। अब बताओ, ये जीन यहां पर अभी तो ऑन है, अगर प्रोटीन बना रही ऑन है। अब इस जीन को ऑन से ऑफ करना है। ऑफ करने का मतलब प्रोटीन बनने से रोकना है। अब आप बताओ, प्रोटीन बनने से रोकना है तो कैसे रोका जाए? प्रोटीन बनने से रोकना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ट्रांसक्रिप्शन रोक दूं या ट्रांसलेशन रोक दे, या तो हम ट्रांसलेशन को रोक दें या ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें। आप बताओ कौन सा तरीका ज्यादा बेटर है? ज्यादा बेस्ट है ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दो, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन रोक दोगे तो ये एमआरएनए ही नहीं बनेगा, और जब बच्चों यहां पर ये एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो बेस्ट तरीका है किसको रोक दिया जाए? ट्रांसक्रिप्शन को। यही हमने लिखा कि जीन को रेगुलेट करने का मेन लेवल कौन सा होता है? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल, इनिशिएशन मतलब आरएनए बनना ही मत दो, आरएनए बनने का जो इनिशिएशन होता है उस इनिशिएशन की प्रोसेस को ही रोक दो। मतलब आरएनए बनने की शुरुआत को ही रोक दिया जाए तो उसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन लेवल, और यही मेन लेवल होता है। हम ट्रांसलेशन लेवल पे भी रोक सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया है आरएनए बनाने की एनर्जी बचाओ ना, क्यों आरएनए बनाने में एनर्जी लगाई जाए। तो ज्यादा बेस्ट है कि हम ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दे, ताकि इससे ट्रांसलेशन तो होगा ही नहीं। तो प्रीडोमिनेंट साइट हमेशा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होती है। अच्छा, मैकेनिज्म, जीन रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म है, डिटेल यहां पर प्रोकैरियोट में समझाने वाले टू साइंटिस्ट थे, जैकब एंड मोनार्ड। साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, दो साइंटिस्ट हैं, जैकब एंड मोनार्ड, और इन दोनों ने जीन रेगुलेशन की मैकेनिज्म को डिटेल में समझाया था। प्रोकैरियोट में इसके लिए इन्होंने अपने वर्क किए थे इकोलाई बैक्टीरिया पर। इकोलाई बैक्टीरिया पर वर्क किया और इन्होंने कंसेप्ट दिया था जिसको कहा जाता है ऑपेरॉन कंसेप्ट, ऑपेरॉन मॉडल। जैकब एंड मोनार्ड दो साइंटिस्ट है और इन्होंने ही ऑपेरॉन कंसेप्ट समझाया था। अच्छा, इन ऑपेरॉन कंसेप्ट में ऑपेरॉन होता क्या है? ऑपेरॉन ग्रुप्स ऑफ जीन्स विथ रिलेटेड फंक्शन, जो भी रिलेटेड फंक्शन की जीन है जो ग्रुप में है, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, एंड एक्ट एज ए रेगुलेटरी यूनिट, एक रेगुलेटरी यूनिट की तरह काम करे, उसी को मिला के कहा जाता है ऑपेरॉन। इसको सिंपली ऐसे समझो, कई सारी जीन है मिलकर, जो कि एक फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन वाली है, बहुत सारी जीन रिलेटेड फंक्शन वाली है,
सेम डीएनए पे प्रेजेंट है और जिनका रेगुलेशन जो एक यूनिट की तरह काम करती है, जिनका रेगुलेशन एक साथ होता है, उन्हीं को हम ओपेरोन कहा जाता है। ओपेरोन ओपेरा से लिया गया है। ओपेरोन शब्द ओपेरा से लिया गया है। ओपेरा का मतलब होता है मिल के काम करना। जैसे पुराने जमाने में मान लीजिए कुछ ओपेरा चलते थे। ओपेरा मतलब उसमें बहुत सारे एक्ट करने वाले होते थे, वो मिल के एक्ट करते थे। इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए कोई बढ़िया म्यूजिक बनाना है। म्यूजिक बनाने के लिए, म्यूजिक को कंपोज करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। उसमें कोई ड्रम बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई ढोल बजाता है, ऐसे कई लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर उन सब लोग में कोऑर्डिनेशन है तब तो परफेक्ट म्यूजिक बनेगा। लेकिन वहां पे हारमोनियम वाला कुछ अलग बजा रहा है, ढोल वाला अलग पीट रहा है, तो बताइए क्या परफेक्ट म्यूजिक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। परफेक्ट म्यूजिक बनाने के लिए, परफेक्ट म्यूजिक को कंपोज करने के लिए सब में आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन से काम करना, इसी को कहा जाता है ओपेरा। और उसी ओपेरा से शब्द बना ओपेरोन। ओपेरोन का मतलब एक कोऑर्डिनेशन से एक यूनिट की तरह काम करना, उसको हम ओपेरोन कहा जाता है। जैसे बच्चों इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये मान लीजिए डीएनए है। डीएनए का एक पार्ट है। इस डीएनए के पार्ट पर ऐसे अलग अलग जीन है। जैसे यहां आई जीन है, आई मतलब रेगुलेटरी जीन होती है, पी प्रमोटर है, ऑपरेटर जीन है, ZYA इस तरह की स्ट्रक्चर जीन है। तो आप बताओ यहां एक जीन है या बहुत सारी? कई सारी जीन है। स्ट्रक्चर जीन है, ऑपरेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, आई जीन है, तो बहुत सारी जीन है। ये सारी जीन रिलेटेड फंक्शन वाली है। मान लीजिए सारी जीन लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म वाली, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो ये सारी जीन रिलेटेड है, एक साथ प्रेजेंट है, एक यूनिट की तरह काम करती है। तो इन सबको मिला के कहा गया ओपेरोन। तो बताओ ओपेरोन में एक जीन होती है बहुत सारी ऐसी कई सारी जीन है, मिलके काम कर रही है, तो सबको मिला के ओपेरोन। इन सब ने मिलकर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म किया, तो ये जो ओपेरोन बनेगा ये लेक ओपेरोन हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन का करेंगे तो ट्रिप्टोफैन ओपेरोन हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग ओपेरोन के नाम दिए जाते हैं। पहले तो इतना बताओ ओपेरोन क्या होता है? बहुत सारी जीन का मिलकर काम करना, यूनिट की तरह काम करना, वही ओपेरोन कहलाता है। ओपेरोन के अंदर कौन कौन सी जीन इन्वॉल्व की जाती है? तो इनके अंदर पहला तो आता है स्ट्रक्चर जीन, ये दिख रही है आपको ZYA, ये स्ट्रक्चर जीन है। सेकंड यहां पर आती है रेगुलेटरी जीन, जिसको हम आई जीन कहते हैं, रेगुलेटर जीन। थर्ड नंबर पे आते हैं ऑपरेटर जीन, जिसको O से लिखा जा रहा है, और P मतलब प्रमोटर जीन। तो ऐसी कई सारी यहां पर जीन होती है। अच्छा, ओपेरा के अंदर ये सारी जीन्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ओपेरा क्या है, इसमें कौन सी जीन इंक्लूड होती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ ओपेरोन। ओपेरोन के क्या क्या एग्जाम्पल है? आपके एनसीईआरटी में बस नाम लिखे तो वो नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है लेक ओपेरोन। लेक ओपेरोन में इस लेक का एग्जैक्ट मतलब लैक्टोज से होता है, ये याद रखना। लेक ओपेरोन में लेक इंडिकेट फॉर लैक्टोज। इसी तरह से टीआरपी ओपेरोन, टीआरपी में ट्रिप्टोफैन। इसी तरह से एरा मतलब अरेबिनोज ओपेरोन। इसी तरह से हिस मतलब हिस्टिडिन ओपेरोन। इसी तरह से वेल मतलब वैलिन ओपेरोन। तो एक बात मुझे बताओ, ओपेरोन एक होते हैं या बहुत सारे? ओपेरोन तो बहुत सारे। यहां पर लेक ओपेरोन, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, एरा ओपेरोन, हिस ओपेरोन, वेल ओपेरोन, कई ओपेरोन होते हैं। इन सारे ओपेरोन में से आपकी एनसीईआरटी में केवल लेक ओपेरोन को समझा रखा है। आपके एनसीईआरटी में जो डिटेल में समझा रखा है वो लेक ओपेरोन, और इसी को भी हम भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम साथ साथ ट्रिप्टोफैन ओपेरोन भी समझेंगे। मतलब हम दो ओपेरोन को डिस्कस करेंगे, एक लेक ओपेरोन और ट्रिप्टोफैन। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वो है लेक ओपेरोन। लेक ओपेरोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? हम उसी को डिटेल में समझेंगे। आपको समझाने के लिए ये लेक ओपेरोन की जीन यहां ड्रॉ की है, जिसमें स्ट्रक्चर जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, आई जीन है। ये यहां पर ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है। इसी तरह से और भी ओपेरोन होंगे, इसके अंदर भी आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चर जीन यहां ABCDE इस तरह से। तो मेरा एक क्वेश्चन है, दोनों ओपेरोन को कंपेयर करो, दोनों की स्ट्रक्चर जीन, इसकी स्ट्रक्चर जीन, इसकी स्ट्रक्चर जीन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। यहां ZYA है, जबकि यहां EDCBA है, अलग है। तो दोनों की स्ट्रक्चर जीन डिफरेंट है। बहुत ध्यान सुना, स्ट्रक्चर जीन डिफरेंट है। दोनों के अगर मैं ऑपरेटर की बात करता तो ये भी डिफरेंट है। इसका ऑपरेटर डिफरेंट होता है, इसका ऑपरेटर डिफरेंट होता है। दोनों के प्रमोटर भी डिफरेंट होते हैं, और दोनों की ये जो आई रेगुलेटरी जीन होती है ये भी डिफरेंट होती है। मतलब अलग अलग ओपेरोन में ये सब अलग अलग होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच ओपेरोन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर ओपेरोन का
अपना अपना रिप्रेसर होता है, अपना अपना ऑपरेटर होता है। मतलब मैं कहूं लेकोपेरोन का ऑपरेटर और ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन का ऑपरेटर सेम है या डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। दोनों की स्ट्रक्चर जीन डिफरेंट है, दोनों की आई जीन डिफरेंट है। तो हर ऑपेरोन में ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लाइन है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल और ये लाइन याद रखिएगा। अब इन सब में से आपको हम डिटेल में समझाते हैं लेकोपेरोन। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं लेकोपेरोन, बाद में हम चलेंगे ट्रिप्टोफैन। लेकोपेरोन में होता क्या है? लेकोपेरोन के अंदर इस ओपेरोन में उन जीन्स का रेगुलेशन किया जाता है जो लैक्टोज का कैटाबोलिज्म करती है। लैक्टोज का कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। उन जीन्स का रेगुलेशन करना है जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन से रिलेटेड है। मतलब लेकोपेरोन में कुछ नहीं, लैक्टोज को तोड़ना है। सबसे पहली बात आती है लैक्टोज है क्या? लैक्टोज बच्चों एक डाइसैकेराइड है, एक शुगर है, डाइसैकेराइड शुगर है जो कि दो चीजों से बना होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज को मर्ज कर दें तो ये लैक्टोज बन जाता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, यहां पर ये ग्लूकोज है और ये गैलेक्टोज है, दोनों जुड़े हुए, दोनों को आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ रखा है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों आपस में जुड़े हैं। ये एक मोनोसैकेराइड है और ये भी बच्चों मोनोसैकेराइड होता है, दोनों ही मोनोसैकेराइड है। ये भी यहां पर याद रखिएगा, ये भी यहां पर मोनोसैकेराइड होता है और ये भी यहां मोनोसैकेराइड है। इन दोनों मोनोसैकेराइड को जोड़ के जो डाइसैकेराइड बना, इसका नाम लैक्टोज है। तो लैक्टोज में कितने मोनोसैकेराइड होते हैं? दो, इसलिए डाइसैकेराइड कहते हैं। इसी लैक्टोज का नाम एक नाम और होता है बीटा गैलेक्टोसाइड, नॉट साइडेज। एज आ गया तो एंजाइम हो जाएगा। तो लैक्टोज का दूसरा नाम याद रखना बीटा गैलेक्टोसाइड, इसको बीटा गैलेक्टोसाइड भी कहते हैं। तो लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड जिसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब लेकोपेरोन में करना क्या है? इस लैक्टोज को तोड़ना है। लैक्टोज को तोड़ने का मतलब यह है कि इनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। अब बात आती है ब्रेक कौन करे? तो इसको ब्रेक करने के लिए यहां एक एंजाइम काम आता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये एंजाइम आता है और यहां पर जाके ऐड करता है। बताइए कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? ग्लाइकोसाइडिक। और जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ेगा, गैलेक्टोज अलग हो जाएगा, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो फाइनली यहां पर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेपरेट हो जाएंगे। तो बताओ यहां लैक्टोज को बनाया या तोड़ा? लैक्टोज को यहां पर तोड़ रहे हैं, उसका क्या किया जा रहा है? कैटाबोलिज्म किया जा रहा है, ब्रेकडाउन किया जा रहा है। तो यह बात अच्छे से याद रखना, इस ओपेरोन में लैक्टोज का ब्रेकडाउन करते। बात आती है लैक्टोज को ब्रेक करते क्यों है, पर्पस क्या है? लैक्टोज को ब्रेक करने का मेन पर्पस है इससे ग्लूकोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा, फिर ये गैलेक्टोज भी ग्लूकोज में चेंज होगा और फाइनली ये ग्लूकोज एनर्जी देने का काम करेगा। यानी इसमें लैक्टोज को तोड़ने का मेन पर्पस एनर्जी के लिए। लैक्टोज को तोड़े, अल्टीमेटली ग्लूकोज मिलेगा और ये ग्लूकोज फिर एनर्जी देगा। अब बताओ अगर सेल में लैक्टोज है, ध्यान से सुनना, अगर सेल में लैक्टोज है, ये अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है तो इसकी जरूरत है, क्योंकि ये होगा तभी तो इसको तोड़ा जाएगा। तो यहां पर लैक्टोज अवेलेबल है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत है, मतलब इसको बनाने वाली जीन को क्या करेंगे? ऑन। ये ऑन होगी, एंजाइम बनेगा, इसको तोड़ देंगे। और लैक्टोज नहीं है तो ये नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है, और इसकी जरूरत नहीं तो इसको ऑफ कर देंगे। यानी यहां पर जरूरत होगी तो जीन को ऑन करेंगे, जरूरत नहीं तो ऑफ करेंगे। बताओ जीन ऑन कब करते हैं? जब लैक्टोज है। लैक्टोज है तो इसकी जरूरत है तो ऑन कर देंगे, ये नहीं तो इसकी जरूरत नहीं तो ऑफ कर देंगे। तो यहां पर जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ कर रहे हैं, मतलब रेगुलेशन कर रहे हैं। कैसे होता है यह सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, कब ऑन होता है? जब लैक्टोज है। जीन कब ऑफ होती है? जब लैक्टोज नहीं है। अब वो सब कैसे होता है, इन सब चीजों को एक एक करके आपको डिटेल में समझाया जाएगा। पहले हम इसकी जीन्स के बारे में समझ लेते हैं। लेकोपेरोन में कौन कौन सी जीन्स इन्वॉल्व होती है? जीन्स ऑफ लेकोपेरोन। यहां आपको समझाने के लिए इसकी जीन्स को ड्रॉ किया है। इसमें आई जीन है, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई, ए, इस तरह से होती है। यहां पर सबसे पहले आई, ये जो आई होता है, ये आई एक रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन या इसको आप रिप्रेसर जीन भी कहते हैं, क्योंकि इसी से ही रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। यहां पर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है इस प्रमोटर पे, और इससे यहां पर बनता है एमआरएनए। फिर वो एमआरएनए यहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है।
तो आई जीन से फाइनली रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, तो इसी को हम रिप्रेसर जीन या रेगुलेटर जीन या इनहिबिटरी जीन भी कह सकते हैं। यहां आई का मतलब इनहिबिशन से है। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। यहां आई का मतलब बच्चे इंड्यूसर समझ जाते हैं, जबकि इंड्यूसर नहीं है। यह पॉइंट याद रखना अच्छे से। आई का मीनिंग इनहिबिशन से है, क्योंकि इसका ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बना, ये कहीं ना कहीं इनहिबिशन करने का काम करता है। तो आई यहां इनहिबिशन से इंडिकेट है। एक बार फिर समझना, आई जीन रेगुलेटर जीन या रिप्रेसर जीन, जिससे फाइनली रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, आई जीन का प्रोडक्ट क्या है? आई जीन का प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट का नाम क्या बनेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जब एक्टिव होता है, बात को सुनना, ये रिप्रेसर प्रोटीन जब एक्टिव होता है तो एक्टिव कंडीशन में ये जिस पार्ट पे जाके बाइंड होता है वो कहलाता है ऑपरेटर। मतलब एक्टिव कंडीशन में ये इस ऑपरेटर पे आके यहां पे आके ये बैठ जाएगा। तो बताओ, ये यहां पर जहां बैठने वाला है उस एरिया का नाम ऑपरेटर। लेकिन कंडीशन क्या है? इसका एक्टिव होना जरूरी है। अगर यहां से इसको इनएक्टिव कर दो तो ये वापस हट जाएगा। मतलब ये यहां पर तभी बैठा रहेगा जब तक कि ये एक्टिव है। अगर यहां से इसको इनएक्टिव कर दिया तो ये हट जाएगा। बात समझ में? ये रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता है। मतलब लैक्टोज हो या नहीं हो, ये तो हमेशा बनता है। रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता है। तो बताओ, आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव? सबको आना चाहिए आंसर। आई जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है। और कॉन्स्टिट्यूटिव क्यों? क्योंकि ये हमेशा काम करती है। लैक्टोज हो नहीं हो, ये हमेशा बनाती है। और हमेशा ऑन है, मतलब आई जीन को हम कह सकते हैं कि एक तरह की कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है। बात समझ में? यहां पर जो पी है, इस पी का मतलब होता है प्रमोटर। प्रमोटर बच्चों ये वही एरिया है जहां पर एक्चुअली में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रमोटर बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। याद करिए ट्रांसक्रिप्शन, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने सीखा था आरएनए पॉलीमरेज जहां पर आकर बाइंड करता है उस एरिया का नाम प्रमोटर। तो प्रमोटर किसको कहेंगे? जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उसी को हम प्रमोटर कहते हैं। और यहां आरएनए पॉलीमरेज, मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज है, तो इसमें एक फैक्टर होता था, याद करो, सिग्मा फैक्टर, और वही प्रमोटर को पहचानता था। ये वही प्रमोटर है। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। और ऑपरेटर की खास बात ये होती है कि इस पे ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होता है। तो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग साइट होती है। क्लियर? ये सब नीट में पूछा जाता है। प्रमोटर क्या करता है, ऑपरेटर क्या करता है, आई जीन क्या है, सब याद रखना है। अब यहां पर ZYA इस तरह की यहां पर स्ट्रक्चर जीन होती है। यहां से लेके यहां तक का ये जो इतना पार्ट है, ये स्ट्रक्चर जीन है। इस स्ट्रक्चर जीन में जब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया, कहां पे? प्रमोटर पे। और मान लीजिए ये इनएक्टिव है, खाली है, यहां पर ये है ही नहीं, यहां पर ये बच्चों पूरी तरह से इस तरह से खाली है। आरएनए पॉलीमरेज फिर आगे जाएगा, ये यहां जुड़ नहीं पाया, ये यहां पर जुड़ नहीं पाया, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जब आगे जाएगा तो ZYA इन तीनों से यहां पर एक ही एमआरएनए बनाएगा। मतलब ZYA से 3 एमआरएनए नहीं बनाते, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा और इन तीनों से एक एमआरएनए बनता है। अब एमआरएनए बनने के बाद ये इतना पार्ट समझाने के लिए Z का है, ये Y का है और ये A का है। मतलब इस एमआरएनए को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बना एक ही है, सिखाने के लिए इसको 3 पार्ट में। ये पार्ट Z का है। अब इस Z वाले पार्ट पर एमआरएनए पर ये राइबोसोम जुड़ेंगे और इससे यहां पर ये प्रोटीन बनेगा। यहां जो प्रोटीन या एंजाइम बनेगा उसका नाम होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, साइड नहीं, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड तो लैक्टोज को कहते हैं, यहां साइडेज है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। अच्छा, यहां पे बच्चों ये वाला पार्ट था Y, यहां पर भी एक राइबोसोम जुड़ेगा, इससे भी यहां पे प्रोटीन बनेगा, उसका नाम परमीएज होगा। एक राइबोसोम यहां जुड़ेगा और इससे जो प्रोटीन बनेगा उसका नाम ट्रांस एसिटाइलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Z से बना बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से बना परमीएज, A से बना ट्रांस एसिटाइलेज। मतलब यहां एक ही एमआरएनए है, लेकिन उसने यहां पर 3 एंजाइम या 3 प्रोटीन का डेवलपमेंट किया। किससे क्या बनता है ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, एक बार फिर सुन लेना। Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज और A से ट्रांस एसिटाइलेज। अब बात आती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन। इसका फंक्शन तो याद है, किसको तोड़ना? बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ेगा, तो इसका काम ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है, जानते सभी।
परमीएस। परमीएस का काम होता है लैक्टोज को सेल के अंदर लाना। जैसे ये सेल है और ये लैक्टोज है, तो इसको अंदर लाने के लिए यहां पर परमीएस लगा होता है। तो परमीएस इंटर लैक्टोज इनटू द सेल, लैक्टोज को सेल के अंदर इंटर कराने में परमीएस का रोल होता है। ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन होता है ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या होता है इसको समझाएंगे अभी थोड़ी देर में। अभी इतना ध्यान रखो, इन तीनों से यहां जो एमआरएनए था, एक एमआरएनए से कितने एंजाइम बने? 3। कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएस, ट्रांस एसिटाइलेज। फंक्शन बोलो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम लैक्टोज को तोड़ना, परमीएज नाम से समझ में आना, परमिएबिलिटी बढ़ाना, लैक्टोज को सेल के अंदर परमिएबल कराता है, और ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। मेरा क्वेश्चन, कितने एमआरएनए हैं? यहां पर ये वाला कितना एमआरएनए? एक एमआरएनए एक से ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड का बनाना, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एमआरएनए है ये एग्जैक्टली कौन से नेचर का है? पॉलीसिस्टोनिक नेचर का है। तो यहां एमआरएनए का नेचर पॉलीसिस्टोनिक होता है। जितनी बातें यहां समझाई, एक आउटलाइन दे रहा हूं, फटाफट सबको आना चाहिए। बताओ आई से क्या बनता है? सबको आना चाहिए। आई से रिप्रेसर प्रोटीन, आई से रिप्रेसर प्रोटीन। बताओ कहां जुड़ता है? रिप्रेसर प्रोटीन कहां जुड़ता है? तो ऑपरेटर। पी का मतलब प्रमोटर, प्रमोटर पे क्या जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज यहां आकर बाइंड करता है। ओ का मतलब ऑपरेटर, यहां पर कौन जुड़ता है? रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन कब? जब वो एक्टिव होता है। स्ट्रक्चर जीन यहां पर ZYA है, और सीक्वेंस याद रखना, पहले Z है, फिर Y है, और लास्ट में A है। Z से क्या बनता है? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज, A से ट्रांस एसिटाइलेज, और तीनों के फंक्शन क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, इनके फंक्शन एक बार फिर से। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन लैक्टोज को तोड़ना, परमीएज का फंक्शन लैक्टोज को सेल के अंदर लाना, और ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसको बच्चों आप ऐसे समझेगा। आपको समझाने के लिए ये ई कोलाई की सेल है। इस ई कोलाई की सेल पर यहां ये परमीएज बाइंड होता है, सेल की मेम्ब्रेन पे बाइंड होता है। अच्छा, अब ये परमीएज क्या करता है? ये जो लैक्टोज है, L4 लैक्टोज, इन लैक्टोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लाता है। अच्छा, ये जो बाहर होता है कल्चर मीडियम होता है। यहां पर आउटसाइड में जो भरा होता है, ये आउटसाइड में यहां पर कल्चर मीडियम होता है। यहां बच्चों ऐसे आउटसाइड में कल्चर मीडियम होता है, और इसी कल्चर मीडियम से अंदर इंटर करता है। अच्छा, ये लैक्टोज यहां पर अंदर इंटर कर रहा है, और इसको अंदर इंटर कराने में किसका रोल है? पी मतलब परमीएज का रोल है। अरे बात समझ में? तो परमीएज इसको अंदर इंटर कराता है। अंदर इंटर करने के बाद सेल के अंदर कौन आ गया? लैक्टोज। अब इस लैक्टोज को तोड़ने का काम बीटा गैलेक्टोसाइडेज कराता है, और यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसको तोड़कर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। मतलब लैक्टोज टूटेगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो लैक्टोज को तोड़ने का काम सेल के अंदर, लेकिन इस लैक्टोज को अंदर लाने वाला परमीएज होता है। बात समझ में? बात आती है, इसका फंक्शन हमें अच्छे से क्लियर है, इसका फंक्शन क्लियर है। ट्रांस एसिटाइलेज का क्या काम है? तो ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन ध्यान समझेगा। ये बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम है। इस एसिटाइल कोएंजाइम में से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, यही वो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसकी एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए इसके साथ ये एसिटाइल ग्रुप जोड़ा जाता है। ट्रांस एसिटाइलेज मतलब एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला। तो यहां से एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला है ट्रांस एसिटाइलेज होता है। तो ये क्या करेगा? इस एसिटाइल ग्रुप को यहां से हटा के यहां जोड़ेगा। यहां से एसिटाइल ग्रुप को हटाया और यहां जोड़ दिया। तो एसिटाइल ग्रुप को यहां जोड़ने वाला ये ट्रांस एसिटाइलेज होता है। एक बार फिर समझना, नाम से समझ में आता है। ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। बस याद रखो कहां से कहां? एसिटाइल कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर जैसे एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है ताकि इसकी एक्टिविटी इनहेंस हो जाए। बात समझ में? तो तीनों के फंक्शन क्लियर होना चाहिए। पहले का फंक्शन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का लैक्टोज तोड़ना, परमीएज का काम लैक्टोज को अंदर लाना, और जो लैक्टोज अंदर आए वो तोड़ने का काम ये करेगा, और ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। तो किसके क्या फंक्शन है? क्लियर सबको? अभी बच्चों हमने जीन रेगुलेशन में कौन कौन से जीन हैं और उनके क्या फंक्शन है ये सब तो हमने समझ लिया है। अब ये जीन कैसे मैकेनिज्म करती है, कैसे लैक्टोज आते ही जीन ऑन हो जाती है, कैसे लैक्टोज खत्म होते जीन ऑफ हो जाती है, उसकी मैकेनिज्म की पूरी प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्लास में समझाई जाएगी। इससे रिलेटेड अभी आपके दिमाग में कोई डाउट भी आता है तो वो डाउट अभी आप ध्यान रखें, मतलब अपने पास ही रखें
इसको अगली क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये कैसे कैसे प्रोसेस हो गई है। इसमें कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती है, तो ये सब प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगी। अभी हमने केवल जीन्स क्या काम करती है वो सीखा है, अभी हमने ये नहीं सीखा है कि ये जीन्स की वजह से एक्चुअली में कैसे कैसे मैकेनिज्म होगी। तो मैकेनिज्म वाला पार्ट अगले टर्न पे हम लेंगे। तब तक बच्चों आप बस इन चीज़ों को ध्यान रखो कि किस जीन ने क्या फंक्शन किया है। आई जीन का क्या फंक्शन है, जेड का क्या फंक्शन, वाई का क्या फंक्शन, ए का क्या फंक्शन, ये फंक्शन अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपको जब ये फंक्शन अच्छे से याद होंगे तब भी हम इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ सकते हैं। जीन रेगुलेशन से पहले का हमने जितना भी पार्ट अभी तक समझ चुके हैं, आप बच्चों उसके क्वेश्चन भी सोल्व कराए, उसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन दिए गए इससे रिलेटेड अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आप अच्छे से रिवाइज करें। एनसीईआरटी भी इसमें साथ साथ आप पढ़ते रहें। एनसीईआरटी में भी जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो एक बात ये ध्यान रखो बच्चों, डायग्राम सामने रखो। डायग्राम सामने रख के पढ़ोगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि डायग्राम देख के हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, इस चैप्टर में आप पढ़ते भी हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल मिलती है। हाँ, इसीलिए इसको ज़्यादा बढ़िया है कि मॉड्यूल से पढ़े। मॉड्यूल में एक बार पढ़ लो। मॉड्यूल में पढ़ने से क्या होगा कि आप लोगों को लैंग्वेज अच्छे समझ में आ जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। तो पहले मॉड्यूल में पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की बस लैंग्वेज समझने के लिए उसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, मॉड्यूल भी पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, और साथ ही साथ जो हम डायग्राम बनाते हैं वो आप लोग नोट करते रहते हैं, तो उन डायग्राम को देख के इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश भी किया कीजिए।